हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज हम जानेंगे स्पेसिस एंड स्पेसिस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक ज़्यादातर ये टॉपिक एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में ना आए तो इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके 4 कॉन्सेप्ट हैं। साइंटिस्ट ने 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं। इनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपका शॉर्ट नोट में लिखने को आ सकता है। तो क्या होता है स्पेसिस और स्पेसिस कॉन्सेप्ट? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Species can be defined as a group of organisms which are closely related to organisms which capable for interbreeding to produce fertile offspring. स्पेसीज को डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक दूसरे से काफ़ी करीब हो, जैसे बिहेवियर में, स्ट्रक्चर में दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जो कैपेबल हो या फिर बोल सकते हैं जिसमें क्षमता हो ब्रीडिंग करने का, और जिससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सके। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसमें दूसरा जिससे दूसरा और उसका जनरेशन बढ़ सके या फिर दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सके। Sometimes two organisms which are genetically close may interbreed with each other to produce infertile offspring. क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली बहुत ही मिलते जुलते हैं, वे जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं, जब आपस में मेट करते हैं तो उससे इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब होता है ऐसा ऑफस्प्रिंग या फिर बोल सकते हैं ऐसा एम्ब्रायो जो आगे जाके एक चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, उसका जो जनरेशन है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्रॉस बिटवीन डोंकी एंड हॉर्स प्रोड्यूस मेल विच इज इनफर्टाइल। अगर आप डोंकी और हॉर्स के बीच अगर आप इंटरब्रीड करवाते हो तो उससे क्या होगा, उससे मेल जो प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा। देयर आर सम एक्सपेक्टेशन टू द रूल अबाउट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को लेके साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके कुछ रूल होते हैं, एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे लायन एंड टाइगर आर कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट स्पीसीज। लायन और टाइगर को डिफरेंट स्पीसीज के बेसिस पर कंसिडर किया है। इफ ए मेल टाइगर मेट्स विथ फीमेल, अगर मेल टाइगर जो है, मेल टाइगर मेट करता है किससे, तो फीमेल लायन से, और जिससे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको टिग्लॉन कहा जाता है। कब? जब मेल टाइगर जब फीमेल लायन से प्रोड्यूस मेट करेगा तब एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर फीमेल क्या होगा कि अगर फीमेल टाइगर मेल लायन से अगर मेट करती है तो इससे क्या होगा, इससे इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेल टाइगर फीमेल लायन से मेट करती है तो टिग्लॉन प्रोड्यूस होगा जो फर्टाइल होगा, और अगर मेल लायन अगर फीमेल टाइगर से अगर मेट करती है तो इससे लाइगर प्रोड्यूस होगा जो इनफर्टाइल होगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस। स्पेसिस को लेके बहुत से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इनमें से 4 स्पेसिस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको पढ़ना है और एग्जाम में आपको यही 4 स्पेसिस कॉन्सेप्ट लिखना है। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मेयर। जो स्पेसिस कॉन्सेप्ट है वो मेयर ने दिया है, बहुत किसी साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन मेयर का कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। इंपॉर्टेंट स्पेसिस कॉन्सेप्ट आर एज फॉलो। फर्स्ट, टाइपोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट। सेकेंड, नॉमिनलिस्टिक स्पेसिस कॉन्सेप्ट। थर्ड, बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट। एंड 4, इवोल्यूशनरी स्पेसिस कॉन्सेप्ट। पहला, टाइपोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट। इस स्पेसिस कॉन्सेप्ट में क्या क्या गया है, तो इन दिस कॉन्सेप्ट देयर इज ए infinite number of varieties of living organisms that exist on earth. 3 types do not exist any relationship with each other. Such variety are termed as species. बोला जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सीमित संख्या है जो अर्थ पर मौजूद होता है। ये कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता है। ऐसे वेराइटीज को स्पेसिस कहा गया है। इस कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना गया है, क्योंकि स्पेसिस होगा तो रिलेशनशिप जरूर बनाया जाएगा, इसलिए टाइपोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। Aristotle and Plato started this concept in their philosophy in the year of 1954 and 1956.
can regarding the typological species concept as the morpho species concept। ये जो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को एरिस्टोटल और प्लेटो ने अपने फिलॉसफी में इसको बताया। 1954 और 1956 के समय क्या हुआ था, कैन नाम के साइंटिस्ट ने इस टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में माना। क्या किया, जब एरिस्टोटल और प्लेटो ने जब इस कॉन्सेप्ट को दिया तो कैन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया। उन्होंने क्या कहा, ये एक तरह का टाइपोलॉजिकली ये मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी इससे मान सकते हैं। कैसे, तो मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द स्पीसीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज बाय देयर फिजिकल फीचर्स एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। बोला जा रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि स्पेसिस को दूसरे स्पेसिस से उनका फिजिकल कैरेक्टर से अलग किया जा सकता है और उनके फीचर्स को पहचाना जा सकता है, जो कि सही है। उनकी अगर फिजिकल कैरेक्टर से ही हम स्पेसिस को अलग कर सकते हैं ना, तो इसे मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। सेकेंड है नॉमिनलिस्टिक स्पेसिस कॉन्सेप्ट। The nominalistic species concept is the concept of Occam and his follower of the belief that nature only produces individual species are creation of man. In nature, they lack definite existence. These concepts do not have any scientific basis. ये जो नॉमिनलिस्टिक स्पेसिस कॉन्सेप्ट है, ये इसमें बोला जा रहा है कि ओकेम और उसके फॉलोअर्स, साइंटिस्ट जो ओकेम है और उनके जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स मतलब उनके जो बात मानते हैं, सुनते हैं, उनको फॉलोअर्स कहा जाता है। तो ओकेम और उनके फॉलोअर्स ने कहा, इन्होंने कहा कि नेचर सिर्फ व्यक्तियों को पैदा करता है, नेचर जो है सिर्फ मैंस को प्रोड्यूस करता है, स्पेसिस को ह्यूमन ने बनाया है। बोला जा रहा है, ओकेम ने कहा कि स्पेसिस जो है उनको ह्यूमन ने बनाया है, नेचर में इनका निश्चित अस्तित्व नहीं है। इनके जो कॉन्सेप्ट जो ये बोला कि स्पेसिस को किसने, तो ह्यूमन ने बनाया है, इस कॉन्सेप्ट का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं था, इसलिए इसको नॉमिनलिस्टिक स्पेसिस कॉन्सेप्ट, नॉमिनलिस्टिक का मतलब है बस नाम मात्र ही स्पेसिस कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या हुआ कि इसके कुछ फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इट बिलीव दैट द स्पेसिस हैव बीन इन्वेंटेड टू बी रिफर्ड टू बिग नंबर ऑफ इंडिविजुअल जॉइंटली ड्यूरिंग द 18th century in France. This concept was in demand and even now is used by some botanists. ये विश्वास किया गया कि स्पेसिस बड़े संख्या में इंडिविजुअल को रिफर किया गया है। फ्रांस में 18वीं सदी में के दौरान क्या हुआ था, ये कॉन्सेप्ट मांग में था और अब भी कुछ बॉटनिस्ट द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि मैन को यूज किया गया है कि हाँ उन्होंने स्पेसिस का क्रिएशन किया है, जो कि कुछ हद तक सही है। अभी भी कुछ बॉटनिस्ट जो होता है इन बात को मानते हैं। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो पेड़ पौधों में उनका बहुत ही मतलब ज्ञान हो, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, उनको बॉटनिस्ट कहा जाता है। थर्ड है बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट। इन द मिडिल ऑफ द 18th century, a fresh concept called the biological species concept appeared. This concept was acknowledged in the latter half of the 19th century. Once Darwin Origin of Species was published in 1859, this is known as newer species concept. बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिस कॉन्सेप्ट है। क्यों, तो क्योंकि जब 18वीं सदी के बीच क्या हुआ था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नाम का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। किसके बाद, तो नॉमिनलिस्टिक स्पेसिस कॉन्सेप्ट के बाद बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट सामने आया। इस कॉन्सेप्ट को 19वीं सदी में एक्सेप्ट किया। 18वीं सदी के बीच में आया, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया, 19वीं सदी में इसको एक्सेप्ट किया गया। कब, जब डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक पब्लिश हुई थी। एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक कब पब्लिश हुई थी, तो वो 1859 में पब्लिश हुई थी। इस न्यू स्पेसिस इस कॉन्सेप्ट को न्यू स्पेसिस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। के जॉर्डन was the first to formulate this concept in 1905. Later in 1940,
मेयर सपोर्टेड दिस कॉन्सेप्ट। क्या हुआ था कि के जॉर्डन जो था वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने 1905 में इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था। बाद में 1940 में 1940 में मेयर ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या बोला गया कि मेयर डिस्क्राइब दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज एग्जिबिट दिस एट्रीब्यूट। बाद में क्या हुआ कि मेयर ने डिस्क्राइब किया कि स्पीसीज के मेंबर को कैरेक्टर शो करता है। मतलब मेयर ने बताया कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक स्पीसीज नेचर पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है। एक स्पीसीज जो होता है वो नेचर में पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है जो अन्य ऐसे ग्रुप को रिप्रोडक्टिव तरह से अलग करता है। मेयर ने डिस्क्राइब किया कि स्पीसीज के मेंबर इन कैरेक्टर को शो करता है। जो स्पीसीज का जो मेंबर होता है, अलग अलग स्पीसीज, जैसे फॉक्स का स्पीसीज, रैबिट का स्पीसीज, कैट का अलग अलग स्पीसीज होता है ना, तो सबका स्पीसीज का एक अलग अलग कैरेक्टर शो करता है। तो किस तरह से इन्होंने 3 कैरेक्टर बताए इंपॉर्टेंट। पहला, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। For the purpose of reproduction, the individual of a species recognize one another as potential mate. रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी क्या कह रहा है, तो रिप्रोडक्शन के पर्पस से एक स्पीसीज के मेंबर एक दूसरे से पोटेंशियल मेट्स के रूप में पहचान करता है। मतलब होता है ना कि एक ग्रुप का, स्पीसीज का ग्रुप का मेंबर जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए वो दूसरे स्पीसीज को वो अपना मतलब पहचान करता है कि हाँ ये एक पोटेंशियली ये मेट है, मतलब इससे मेरा कुछ अट्रैक्शन उस तरह का है। रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी ये बताता है। सेकेंड, इकोलॉजिकल यूनिट। द स्पीसीज मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू मेनी एट्रीब्यूट्स बट ऑल द मेंबर कोऑपरेटिवली फॉर्म ए यूनिट। दे इंटरेक्ट विथ अदर स्पीसीज एज ए यूनिट इन एनी इन्वायरमेंट। बोला जा रहा है कि इकोलॉजिकल यूनिट में क्या होगा, स्पीसीज के मेंबर कई विशेषताओं के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं, कई कैरेक्टर के कारण एक दूसरे से बहुत ही अलग होता है, लेकिन सब मेंबर मिलकर एक यूनिट बनाता है। जैसे होता है ना कि डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन सब कोई मिलकर एक यूनिट बनाता है। वे किसी भी इन्वायरमेंट में एक यूनिट के रूप में दूसरे स्पीसीज के साथ बातचीत करता है, लेकिन दोनों अलग होता है, लेकिन वो एक ही दोनों मतलब साथ में मिलकर एक यूनिट तैयार करता है इन्वायरमेंट का। थर्ड, जेनेटिकल यूनिट। स्पीसीज कॉम्प्रोमाइज ए लार्ज इंटरकॉम्युनिटिक जीन पूल although the individual is simply a non-permanent nature compromise a small part of the content of the gene pool for a shorter duration। बोला जा रहा है कि स्पीसीज में एक बड़ा और अलग तरह का जीन सब पूल होता है जो, लेकिन बोला गया है कि इंडिविजुअल केवल एक नॉन परमानेंट नेसल होता है। इंडिविजुअल जो होता है एक नॉन परमानेंट नेसल होता है जिसमें कम समय के लिए जीन पूल के सब्सटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए होता है ना। बस जेनेटिकल यूनिट में यही बोला गया था। फोर्थ और सबसे लास्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। द फॉलो ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट had led the paleontologist to formulate the evolutionary species concept। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के खामियों या फिर बोल सकते हैं कमियों को पैलियोंटोलॉजिस्ट, जो विशेष रूप से फॉसिल के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट को तैयार किया था। पहला साइंटिस्ट जो था सिम्पसन इन 1961 had defined it as, इसको डिफाइन किया किस तरीके से, तो एन इवोल्यूशनरी स्पीसीज इज ए lineage evolving separately from other with its own unitary evolutionary role and tendencies। सिम्पसन ने इसे 1961 में कहा कि इसे इस प्रकार डिफाइन किया था कि एक इवोल्यूशनरी या फिर बोल सकते हैं विकासवादी स्पीसीज एक वंश है जो दूसरों से अलग और अपना एक विकासवादी भूमिका और अपने टेंडेंसीज के साथ डेवलप कर रहा है। इवोल्यूशनरी को हिंदी में विकासवादी बोला जाता है। सेकेंड, विले नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा, तो ही स्टार्टेड दैट एन इवोल्यूशनरी स्पीसीज अ सिंगल lineage of ancestral descended population which draw its identity from other such lineage and has its own evolutionary tendencies and historical fact।
विले नामक साइंटिस्ट ने 1978 में कहा कि इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट की एक परिभाषा दी। इन्होंने क्या दी? एक इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट की एक डिफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि एक इवोल्यूशनरी स्पीसीज अपने एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन का एक वंश है जो अपनी पहचान ऐसे अन्य वंशों को खींचती है और इसकी अपनी इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज और हिस्टोलॉजिकल फैट होती है।